Hello everybody, myself Bharti and welcome to all my channel. Today I am going to discuss important questions of child developments, that is principle of child developments. This is very important topic for teaching exam, especially CTET, KVS, NVS, UP-TET, DSSB, etc. Right? So let's start. 11th नंबर क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ये क्वेश्चन CTET 2011 में पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पे, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पे, और थर्ड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे, फोर्थ है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पे। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, पहले आप खुद इसको टिक कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी, देन इसका डिस्कशन करूंगी, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। राइट? तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा लिए होंगे। अब मैं इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। निचली कक्षाओं में, डैट मीन्स जूनियर लेवल के कक्षाओं में, क्लास में किस खेल पद्धति के द्वारा मूल रूप से आधारित है, शिक्षण की जो खेल पद्धति के मूल रूप से आधारित है। हमारा जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति है वो मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, खेल खेल के थ्रू बच्चे जब सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तब उसके अंदर उसका विकास और वृद्धि दोनों होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्यों नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पे, सिर्फ और सिर्फ खेल विधि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों पर डिपेंड नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे नहीं होता, उसमें और सारे एजुकेशन को और सारे डेवलपमेंट को ऐड किया जाता है, इसलिए इसको हम काट देंगे। सेकेंड है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पे, खेल विधि जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षण पद्धति ही नहीं होती है। ठीक है, फोर्थ जो है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, सिर्फ यहाँ कहा जा रहा है कि जो खेल विधि है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, समाज का विकास पे ये जोर दे रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, खेल विधि के द्वारा बच्चों में विकास और वृद्धि सभी तरह का डेवलपमेंट होता है एंड ग्रोथ होता है। ठीक है, तो आप इसका 3 ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कोई भी शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की जो कैपेबिलिटी है उसको पहले समझना होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना होगा। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र का उद्देश्य के साथ संबंध है। तो जो शिक्षक है वो उनको विद्यार्थी की कैपेबिलिटी को समझने का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों आखिर समझने के लिए कहा जा रहा है, कौन सा पक्ष का वो डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है शिक्षा समाजशास्त्र का, और सेकेंड है सामाजिक दर्शन का, थर्ड है मीडिया मनोविज्ञान का, और फोर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 4 है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हमें स्टूडेंट का जो
कैपेबिलिटी होता है, जो एबिलिटी होता है उसमें, उसको समझने का मौका मिलता है, उसको समझने की क्षमता होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 4 है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, राइट। ये क्वेश्चन भी 2011 में आया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं। बात तो सही लग रही है। सेकेंड है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। सही है कि बच्चे की जो प्रकृति है उसको जानकर उसके मूल जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देता है। सही है। सी है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो 13 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो हमारा 4th है। ठीक है। अगर ए और बी रहता तो हम ए बी के साथ जाते, लेकिन ऑप्शन में ए बी नहीं दिया हुआ है तो ये सभी दिया हुआ है, तो हम जो बेस्ट आंसर है वो सभी होगा। क्योंकि आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी भी थोड़ी होनी चाहिए, ताकि आप कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो अगर वो बहुत गरीब बच्चा होगा तो वो उतना एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, उतना खर्च नहीं कर पाएगा, तो फिर वो प्रोजेक्ट वो नहीं अपना पूरा कर पाएगा, तो फिर उसका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो बेकार हो जाएगा और उसमें एक अपने आप के प्रति एक नीच भावना का विकास होता है। इसलिए हम एक शिक्षकों के तौर पे आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की भी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, जिससे उसकी शिक्षा में हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या है? एक विज्ञान है। क्या चीज़ का विज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मानव व्यवहार का, सेकेंड है मानव सिद्धांतों का, थर्ड है शैक्षिक सिद्धांतों का और फोर्थ है मानव के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक विज्ञान है। किसका है? मानव व्यवहार का। इसके अंदर मानव का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 5th नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो बाल विकास का ये कौन सा सिद्धांत जो है इसको शो करता है। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का पढ़ रहे थे, तब उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरा से संबंध रखता है। अगर कोई एक पक्ष उसका इफेक्टिव हो रहा है तो वो सारे पक्ष को इफेक्टेड कर देता है। ठीक है। तो वो हमारा था परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब एक दूसरे से सभी सिद्धांत क्या है? संबंधित है, रिलेटेड है। तो इसका जो सही ऑप्शन है फर्स्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि साइकोलॉजी जो है शिक्षा के एरिया में क्या हेल्प करता है और क्या हमें बताता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें। अच्छा, मतलब शिक्षा का उद्देश्य हम क्या क्या निर्धारित करें उसको बताता है। और सेकंड ऑप्शन है, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें। और थर्ड है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में हमें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है इसकी जानकारी देता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण है।
तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारण थे, 2 फैक्टर्स था, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल कारक में इनमें से कौन सा एक है वो हमसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 17 का बुद्धि, सेकेंड है शारीरिक कारण और सी है आनुवांशिक गुण और ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा 4th है कि हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर के अंदर बुद्धि, शारीरिक कारण और आनुवांशिक गुण, ये तीनों जो फैक्टर था ये इंटरनल फैक्टर है, किसका? चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है वो 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट को इफेक्टेड करने वाला फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट जो दिया है वो आर्थिक स्थिति, सेकेंड है सामाजिक स्थिति और थर्ड उसका है जीवन की घटनाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 4 होगा। ये सभी जो फैक्टर हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो यहाँ से आप एक पॉइंट को और भी याद कर सकते हैं कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक के अंदर बुद्धि, शारीरिक कारक और आनुवांशिक गुण जो है ये इम्पोर्टेंट है, और बाह्य कारक के तौर पर हम देखें तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, ये सब जो है बाह्य कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा 4 होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा? यहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ है और कहा जा रहा है किसका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सेकेंड है सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक और थर्ड है आर्थिक रूप से संपन्न बालक और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 2 है। सामाजिक आर्थिक रूप से अगर संपन्न बालक है तो उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, सभी तरह का विकास होता है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है और इकोनॉमी होती है। दोनों रहने के कारण उसको अवसर ज़्यादा मिलता है, और अवसर मिलता है तब अपना वो जो गुण है, मेरिट है, उसको वो निखारता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम विकास की बात करें तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो संपन्न बालक है उसका होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और कर्म दिखाई पड़ता है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है 1 कि बाल विकास का जो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है कि लगभग बालक के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और कर्म दिखाता है, मतलब निरंतरता का सिद्धांत है कि विकास जो है वो निरंतर होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1 है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? चाइल्ड डेवलपमेंट के जो एरिया है वो सारे एरिया का ज्ञान, नॉलेज एक शिक्षक में क्यों होना ज़रूरी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ कथन दिया हुआ है कि बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए जानकारी जरूरी है, और सेकंड दिया हुआ है बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, और
थर्ड है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए। तो अगर हम देखें कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की अगर एक शिक्षक को जानकारी रहती है तो वो क्या कर सकते हैं। तो अगर उनके पास ये सारी चीज़ की जानकारी है तो वो बालक का समस्या को पहचान करके उसका निदान कर सकेंगे, बालक के उचित शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण प्रोवाइड करेंगे और उनका जो शैक्षिक वातावरण है वो एक अच्छी आदर्श शैक्षिक वातावरण का निर्माण भी कर पाएंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते हमें बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी तो होनी चाहिए, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो 4 होगा। आज के वीडियो में बस 21 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।